वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऑलरेडी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 76 क्वेश्चन तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हम शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स के सॉल्व किए हुए हैं। आप चैनल पर जाकर हर एक क्वेश्चन की आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है अरेंज द बुक इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द पब्लिशिंग ईयर। ये बुक्स हैं, इन बुक्स के पब्लिशिंग ईयर के हिसाब से इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। फर्स्ट देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी है? एडम स्मिथ की बुक है। 1776 में ये आई थी। अगली देखिए, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स कब आई थी? 1759 के अंदर ये आई थी। उसके बाद देखिए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये जो बुक आई थी, ये बुक आई थी 1942 के अंदर ये बुक जो है आई थी। उसके बाद देखिए, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ टाइम। ये आपकी 1944 के अंदर आई थी। द एफ्लुएंट सोसाइटी, ये बुक आपकी 1958 में आई थी। उसके बाद देखिए 1958। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनको अरेंज करना है। तो पहले पे आपका बी आएगा। अब आप क्या कर सकते हो? इसको अरेंज कर सकते हो। पहले बी, फिर ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, फिर ई। बी, ए, सी, डी, ई। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है? मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनकी जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, आपसे उनका क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर हम बात करें मैक्सिको कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर केनिया कॉन्फ्रेंस, इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस, अर्जेंटीना कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड स्टेट सेटल कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें मैक्सिको जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी 2003 के अंदर हुई थी। उसके बाद केनिया कॉन्फ्रेंस जो है, केनिया कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 2015 के अंदर हुई थी। उसके बाद अगर बात करें बाली इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस की, बाली इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस आपकी 2013 में हुई थी। उसके बाद बात करें अर्जेंटीना कॉन्फ्रेंस, अर्जेंटीना कॉन्फ्रेंस आपकी 2017 में हुई है। उसके बाद बात करें सीटल यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस, सीटल यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हमारी 1999 में हुई थी। अब आपको ये क्या करना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे पहले बड़ा है वो आएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले आपका डी आएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा 2015, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 2013, उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2003, और उसके बाद आपका 1999 आपका राइट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 79 क्वेश्चन जो है, अब आपसे पूछा गया है जो बजट होता है ना आपका, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, बजट का आपसे क्या पूछा गया है? सीक्वेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है अप्रोप्रिएशन बिल है, जनरल डिस्कशन, फाइनेंस बिल, प्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगर हम बात करें बजट की, तो सबसे पहले क्या होता है? हम सबसे पहले बजट को लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट आपका डी रहेगा।
उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में या असेंबली में बजट को लेकर जनरल डिस्कशन होती है। उसके बाद आपका बी जो है वो रहेगा। फिर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है बिल को पूरी तरह से एप्रोप्रिएट जो है वो बनाया जाता है, उसमें कोई चेंजेस करने हो तो एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए एप्रोप्रिएशन बिल होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो एक फाइनेंस बिल बन जाता है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद उसमें वोटिंग होती है कि किन किन चीज़ों की डिमांड के लिए आपको ग्रांट्स मिलेगी या आपको लोन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। तो लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आएगा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, अब आप देखिए आपका यहाँ करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का DBACE राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि ये जो टैक्सेस हैं इनको ये इंडिया के अंदर कब इम्प्लीमेंट कब हुए, इनका आपसे सीक्वेंस जो ईयर है वो पूछा गया। अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की, ये 1994 में आया। एक्सपेंडिचर टैक्स कैलेंडर लेके आए थे, 1956-7 की बात है ये। ठीक है, स्टेट वैट जो स्टेट में जो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये कब लगा था, 2003 में लगा था। और सबसे पहले हरियाणा स्टेट जो था जिन्होंने स्टेट वैट को लगाया था। इसके बाद अगर इनकम टैक्स की बात करें, अगर शुरुआत वाले इनकम टैक्स की बात करें, 1960 में आपका सबसे पहले इनकम टैक्स लग गया था। और जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी की आप 2017 में जुलाई में ये लगाया गया था। अब यहाँ पर आपसे सीक्वेंस पूछा है तो आप इनकम टैक्स से स्टार्ट होने के बाद आप इसका सीक्वेंस बता सकते हो। DBACE ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ क्या कर सकते हो, जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द CMI डाटा जो है सितंबर 2022, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस अपॉन ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है 2022 का इन स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इनको लगाना है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, असम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है डाटा को। अगर आप बात करो सबसे जो कम जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 के ईयर की पूछी है तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर आपको 0.1% के आसपास मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट असम में 0.4% के आसपास मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो है 0.5 रहेगी आपकी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की आपकी रहेगी 0.9% और गुजरात में 1.6%। आपसे बेसिकली सितंबर 2022 का डाटा पूछा गया है। ठीक है, पूरे ईयर का नहीं पूछा, यहाँ आपसे सितंबर 2022 का डाटा पूछा है। अब आप इसको जब सीक्वेंस में लगाओगे तो पहले पे आ जाएगा आपका C, उसके बाद आपका D आएगा, उसके बाद E, फिर उसके बाद A एंड फिर B, DCDEAB आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डाटा पब्लिश किया है, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको इनको सीक्वेंस में क्या करना है, लगाना है। अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अगर हम सबसे पहले बात करें कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो 2022 के अकॉर्डिंग, दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग जो कैश रिजर्व रेशो है वो क्या रहेगा, 4.5% है। रेपो रेट की अगर हम बात करें, रेपो रेट कितनी रही, रेपो रेट जो रही हमारी 6.5% रही। बैंक रेट जो होती है रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होती है, 6.75% रही। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें, रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% रही। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है आपकी 6% रही। अब आपको सीक्वेंस में लगाना है तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, सबसे पहले आपकी आएगी बैंक रेट, फिर आपकी रेपो रेट, फिर आपकी स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, फिर कैश रिजर्व रेशो, फिर रिवर्स
रेपो रेट आपकी रहेगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा CBEAD आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो पूछा गया है। आपने देखा UGC नेट का जो पेपर था शिफ्ट फर्स्ट में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही जो है पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनका कुछ बेसिक चीज़ों को तो लर्न करना पड़ेगा। आपसे पूछा है ADO ट्रेजरी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, 28 डे टी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, 14 डे टी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, 364 डे टी बिल जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद 182 डे टी बिल जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम बात करें एडी होक ट्रेजरी बिल जो है इंडिया में 1958 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 28 डे टी बिल जो है 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 14 डे टी बिल अगर हम बात करें तो 1997 जून के अंदर 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 364 डे टी बिल की अगर हम बात करें 364 डे टी बिल जो है 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया। 182 डे टी बिल जो है इंडिया में 1986 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, उसके बाद आप लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए 1986, उसके बाद ए आप देखिए ए और ई के साथ एक ही आपका ऑप्शन मैच करता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी आपसे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, सीक्वेंस जो है हम कहें, वो पूछा गया है कि आपको बताना है ओल्डेस्ट टू न्यू जो मॉनेटरी जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो मनी ये इनको जो है हमें क्या लगाना है, इनको ऑर्डर में लगाना है ओल्ड से लेकर न्यू तक। सबसे पहले अगर हम बात करें इरविंग फिशर जो है, फिशर 1911 के अंदर इन्होंने अपनी बुक के अंदर मनी की बात की थी, थ्योरी ऑफ मनी की जो है सबसे पहले बात की थी। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मार्शल आए थे, मार्शल ने कैश बैलेंस अप्रोच दिया है, 1923 में मार्शल आए थे। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आए थे केंज, 1936 में जो है केंज अपनी बुक के साथ आए थे। उसके बाद पेंटकिन आए थे, 1958 में आए थे डॉन पेंटकिन, तो 1958 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कौन आए थे, मिल्टन फ्रीडमैन, 1960 में कौन आए थे, मिल्टन फ्रीडमैन आए थे। तो आप देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा BDEAC आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर भी ये ट्रेडिंग ग्रुप्स आपको दिए गए हैं। आपको ये बोला गया है कि इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से इनको क्या करना है, आपको सबसे पुराने वाले से क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। अगर हम पहले की बात करें तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनी थी ये आपकी कब बनी थी, 1960 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ, नॉर्थ अमेरिका में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ये कब हुआ है, 1994 में यह एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये आपका 1989 में हुआ। फिर आपकी एंडियन कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी आपकी बनी थी ये कब बनी थी, 1969 के अंदर ये कम्युनिटी आपकी बनी थी। उसके बाद देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट नेशन ने भी अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी। ये एसोसिएशन जो है 1969 में बनी थी। अब आप इसका सीक्वेंस जो है बता सकते हैं, तो AEDCD आपको सीक्वेंस जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 86 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरी पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज पैरेटो एफिशिएंट बिकॉज वन पर्सन कुड नॉट मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। ये बोला गया है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व इस तरह से बनता है, यहाँ पर दो ही कमोडिटी होती है, मान लो एक्स एंड वाई।
इंडिफरेंस कर्व को दो इंडिफरेंस कर्व जहाँ आपस में टच करते हैं, ये वाला ये आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की जो कंडीशन होती है वहाँ पर ये बोला गया है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है ये, इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व का हर एक पॉइंट पैरेटो ऑप्टिमल होगा, क्योंकि जब तक आप एक व्यक्ति के कल्याण को घटाते नहीं हो तब तक आप दूसरे को बढ़ा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है। ये वाली पहली कंडीशन है जो पैरेटो ने अपनी सभी थ्योरीज में बोली है कि जब तक अगर दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु हैं, अगर आप एक व्यक्ति के कल्याण को तभी बढ़ा सकते हो जब आप दूसरे व्यक्ति के कल्याण को कम करोगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ दी गई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िए, एवरी पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व नेसेसरी इंडिकेट द इक्वल लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर हर एक पॉइंट इकोनॉमिक वेलफेयर को, इकोनॉमी के वेलफेयर को दिखाता है। ये बात गलत है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगर हम दो गुड्स को लेंगे तो यहाँ दो गुड्स का ऑप्टिमम पॉइंट दिखाया जाता है। अगर दो फैक्टर्स को लेते हैं तो दो फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन इकोनॉमी का जो वेलफेयर होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व की सहायता से जो है दिखाया नहीं जा सकता सोसाइटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में बोली गई बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका राइट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइजिंग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू जीएनपी इम्पोज अ बर्डन, कि अगर हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब अगर हम कहें हमारी नेशनल इनकम में, ग्रोस नेशनल इनकम में अगर किसका हिस्सा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब होता है कि आपने बाहर के देशों से पैसा उधार लिया है, आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट पेमेंट का हिस्सा बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, बिकॉज टैक्सेशन इज नीडेड टू फाइनेंस द इंटरेस्ट पेमेंट एंड इम्पोज डेट वेट लॉस। यहाँ तक आपको समझ आया कि अगर आपकी जीएनपी में इंटरेस्ट पेमेंट का हिस्सा बढ़ रहा है, कि आपको ज़्यादा पे लोगों को करना पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को क्या करने की, अब गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट निकालने के लिए क्या करती है, लोगों पे टैक्स लगाती है, और टैक्स लगने की वजह से क्या होता है, टैक्स लगने की वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। डेड वेट लॉस होता है कि ये वो वाला अमाउंट होता है पैसे का जो ना तो कंज्यूमर सरप्लस के रूप में कंज्यूमर के पास रहता है, ना ही प्रोड्यूसर के पास रहता है। वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डेड वेट लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है वो पूरी तरह से क्या है, राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन बजट ट्रेंड्स टू क्राउड आउट अदर पब्लिक प्रोग्राम। यहाँ पर ये बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है ब्याज की दर ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा पे करनी पड़ेगी बाहर के देशों की, तो हम जो है अपने पब्लिक प्रोग्राम पर जो पैसा खर्च कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। तो वही बोल रहा है कि क्राउड आउट हो जाएंगे अदर पब्लिक प्रोग्राम। मान लो आपने प्लान किया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर इतना खर्च किया जाएगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा देनी है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू दोनों ही ट्रू है। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आप क्या करोगे, जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 88 क्वेश्चन भी आपका असेशन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है लो इनकम कंट्रीज आर फार मोर लाइकली टू बोरो मनी टू फाइनेंस देयर पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर, कि जो अल्प विकसित देश होते हैं या कम आय वाले जो देश होते हैं वो देश क्या करते हैं, अगर उन्हें पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, सार्वजनिक खर्च करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है या कहीं बोरो करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता तो वो उधार लेते हैं और तभी वो पब्लिक सेक्टर में एक्सपेंडिचर कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई राइट। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िए, गवर्नमेंट नीड नॉट टू रीपे द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट पेमेंट। क्या इन देशों को इस जो ये लोन लेते हैं इनको वापस रीपे नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोली गई सेकंड लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी चाहे गरीब देश लोन ले या अमीर देश लोन ले, सबको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे कि ए आर ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन।
89 क्वेश्चन में बोला गया है पार्टीशन जो थ्योरीज होती हैं, पार्टीशन थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, कि वो क्या कहती हैं, आउटकम जो होगा एज अ रिजल्ट ऑफ आइडियोलॉजी मोटिवेटेड डिसीजन बाय लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर पार्टीशन थ्योरी के बारे में बोला गया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम आएगा इकोनॉमी में, जो भी आप आउटकम लाना चाहते हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, किसी भी देश में, वो किस तरह से डिसीज़न लेती हैं और उनकी डिसीज़न लेने की आइडियोलॉजी क्या है, मतलब उनकी जो सोच है डिसीज़न लेने की वो क्या है, उसी पर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के आउटकम डिपेंड करते हैं। हर किसी भी देश में देख लो, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर बनती है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या डिसीज़न लेती हैं, उनकी डिसीज़न लेते समय क्या आइडियोलॉजी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। अगला पॉइंट देखिए, पार्टीज रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूटेंट्स द डिफरेंस प्रेफरेंस कंसर्निंग मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। जो पार्टीज होती हैं उनके अपने अलग मोटिव होते हैं, उनकी अपनी अलग प्रेफरेंस होती हैं, अपने माइक्रो वेरिएबल्स जो हैं उनके अलग रहते हैं, उनकी एक अलग सोच होती है। तो यहाँ पर ये बोली गई बात ये भी बिल्कुल सही है। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सप्लाई साइड पॉलिसी आर अ लॉन्ग टर्म मेजर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी लीडिंग एंड आउटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। यहाँ पर देखिए कि आपकी जो सप्लाई साइड पॉलिसी जो इकोनॉमी में आपने लगाई, उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हुआ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आपका उत्पादन बढ़ा, आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, क्योंकि आपने सप्लाई बढ़ाई है, सप्लाई बढ़ाई है मतलब आपने आउटपुट बढ़ाया है, आउटपुट बढ़ाया है तो इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है, कैपेसिटी बढ़ी है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ सेलिंग स्टेट ओन्ड असेट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब सरकार क्या कर देती है, अपने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, ताकि क्या हो, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। गवर्नमेंट यही चाहती है कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इंक्रीज हो, तभी वो प्राइवेटाइजेशन करती है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोली गई दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल राइट है। तो आप किसके साथ जाओगे, आप जो है फर्स्ट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू के साथ जाओगे। यहाँ हमारे आज 90 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। 90 से लेके 100 तक आपके यूजीसी नेट में आपको पता है पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप हर कोई जो है उनको सोल्व कर सकता है, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2023 का शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर आया वो हमने 6 वीडियोस के अंदर डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी पार्ट नहीं देखा तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। हम ऐसे ही सीरीज़ को स्टार्ट रखेंगे। अगर आपको समझ आता है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।